हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एक लेटर लेकर काउंट एलन के पास आ जाता है। फिर काउंट एलन उस लेटर को लेकर उसे पढ़ने लग जाते हैं। इसी के साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि इंपीरियल हाउस होल्डर ने अपना मुंह मोड़ लिया है मार्बस हाउस से। एक्स, सचमुच तुमने तो मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। इस पर एक्स कहता है, शुक्रिया माय लॉर्ड, लेकिन ऐसा होना ही था क्योंकि मार्बस हाउस के पास उनके एंसेस्टर्स के हिस्टोरी के अलावा और कुछ भी नहीं है और उनके पास उतनी मैन पावर भी नहीं है। फिर काउंट एलन भी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मार्बस हाउस अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन अभी भी हमें किसी भी सिचुएशन में अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। क्योंकि अगले महीने होने वाले नोबल हाउसेस के वॉर के साथ हम हाउस मार्बस को उनके घुटने पर लेकर आएंगे। इसी के साथ एक्स से कहता है, एक्स क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओगे? इस पर एक्स कहता है, हाँ माय लॉर्ड, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर काउंट एलन कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार ही नहीं सकते। जब तक कि हाउस मार्बस में एक फुल फील्ड नेक्रोमेंसर ना आ जाए। तभी एक्स भी कहता है, या फिर उनके फाउंडिंग पेट्रियार्च कब्र से उठकर वापस ना लौटे, तब तक हम हाउस मार्बस से हार ही नहीं सकते। इस पर काउंट एलन कहता है, हाँ ये लड़ाई अब पूरी तरह से अपने ही हाथों में है। तभी सीन कट होकर हमें मार्बस हाउस के उसी काल कोठरी का दिखाया जाता है जहां पर लियोन गया था। इसी के साथ हमें पुलेन को दिखाया जाता है जो अपने नील डाउन करते हुए कह रहा था, यंग लॉर्ड लियोन, अपने बेवकूफ वेसल पुलेन को माफ कर दे। मुझे सर के चल के डार्क एम्बिशन का पता ही नहीं चला और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सका और उनके चपटे में आ गया। इसलिए मैं आपसे दोबारा माफी मांगता हूँ और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस पर लियोन पुलेन को देखकर अपने मन में कहता है, सर पुलेन मार्बस हाउस में बचे कुछ वफादार वेसल में से एक और मेरे अंकल का विरोध करने वाला एकमात्र ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं गवा नहीं सकता। इसी के साथ पुलेन को उठाते हुए कहता है, सर पुलेन प्लीज आप खड़े हो जाओ, अभी भी हमारे पास बहुत काम बाकी है और मुझे आपकी जरूरत है। इस पर पुलेन रोते हुए कहता है, क्या मेरी जरूरत? लेकिन यंग मास्टर, मुझे सा कचरा आपकी क्या मदद कर सकता है? फिर लियोन उसकी तरफ अजीब शक्ल बनाते हुए देखने लग जाता है क्योंकि कई दिन कालकोठरी में रहने की वजह से सर पुलेन बहुत ही ज्यादा गंदे हो चुके थे और उनके चारों ओर मक्खियां भी मंडरा रही थी। फिर लियोन उससे कहता है, सर पुलेन पहले तो आप नहा लीजिए, उसके बाद मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलिए, हम वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके साथ लियोन वहां से जाने लग जाता है। फिर पुलेन लियोन को जाते हुए देखकर कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगा और मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद लियोन और मार्बस को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर मार्बस लियोन से कहता है, कॉन्ट्रैक्टर अब तुम आगे क्या करने वाले हो? इस पर लियोन मार्बस को कुछ भी नहीं बोलता। तभी फिर से हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सर पुलेन घबराते हुए कहता है, यंग लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं किसी भी खतरनाक चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। सर के चल का हम शक्ल बनाकर सिल्वेस्टर से कांटेक्ट करना, वेल मेरे हिसाब से तो ये नामुमकिन है क्योंकि हम सर की चल का हम शक्ल कैसे बनाए? इस पर लियोन अपने मैजिक का यूज करते हुए कहता है, तो फिर ये कैसा है? इसी के साथ वो एक अनडेड को समन करता है। फिर वो अनडेड सर के चल का फॉर्म ले लेता है और पुलेन की तरफ घूर कर देखने लग जाता है। फिर यह सब देखकर पुलेन घबराते हुए कहता है, आखिर ये कैसा मिरेकल है? इसी के साथ अपने मन में कहता है, तो फिर वो सारी बातें सच थी, लेकिन लॉर्ड पेट्रियार्च इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हैं? उन्होंने अपने खुद के चाचा को ही अनडेड बना दिया और अब लॉर्ड पेट्रियार्च को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए लियोन से कहता है, तो फिर सभी रूमर सच थे कि आपने नेक्रोमेंसी आर्ट को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है? इस पर लियोन कहता है, हाँ अभी ऐसा कहा जा सकता है और नहीं भी। इसी के साथ वो थोड़ी देर सोचकर लियोन से कहता है, नेचुरली रूप से आप सर के चल को यानी कि अनडेड सर के चल को कमांड देकर कुछ समय के लिए सिल्वेस्टर हाउस को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन लास्ट में वे लोग आपकी चाल को समझ ही लेंगे और वैसे भी अनडेड बोलते नहीं और नेचुरली रूप से किसी की नकल भी नहीं कर सकते। इस पर लियोन कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये अनडेड सर के चल नहीं है
बल्कि ये तो डॉपलगैंगर है जिसने सर केचल का फॉर्म लिया है और यह मॉन्स्टर किसी भी व्यक्ति की बिल्कुल परफेक्टली कॉपी कर सकता है। उस व्यक्ति की अपीयरेंस या फिर जिंदगी भर की मेमोरीज या फिर उसकी एबिलिटीज, ये सब कुछ कॉपी कर सकता है। फिर वो मॉन्स्टर पुलेन को सर केचल का मैजिक दिखाता है। यह देखकर पुलेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ वो लियोन से कहता है, लॉर्ड पेट्रियस, आखिर ये मॉन्स्टर आपको कैसे मिला? इस पर लियोन उसी इंसिडेंट्स को याद करने लगता है जब वो मार्बस हाउस के मिस्टीरियस टेम्पल में गया था और उसका वहां पर कुछ गॉब्लिन से सामना हो चुका था और उसी वक्त उसे एक लड़की भी मिली थी और वो लड़की एक मॉन्स्टर थी। फिर लियोन ने उसे मार डाला था। फिर लियोन मार्बस से कहता है, आखिर इस मॉन्स्टर का क्या नाम है? इस पर मार्बस कहता है, इस मॉन्स्टर को डॉपलगैंगर कहते हैं और ये मॉन्स्टर ह्यूमन के सभी एबिलिटीज को कॉपी कर सकते हैं और ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा इविल होते हैं। ये मॉन्स्टर अक्सर खोए हुए लोग या फिर मरे हुए लोगों की ही कॉपी करते हैं। वैसे भी ये मॉन्स्टर किसी पर भी दया नहीं दिखाते। इनका सिर्फ एक ही काम है, लोगों को मारो और उनकी नकल करो। इस पर लियोन कहता है, अच्छा, तो इसका नाम डॉपलगैंगर है। फिर लियोन को देखकर मार्बस मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, वेलान से पेड़ से दूर नहीं गिरता। सचमुच तुम्हारा डिसेंडेंट तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। फिर हमें लियोन को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर को अपना अनडेड बनाने लग जाता है। इसी के साथ वो मार्बस से कहता है, क्या मुझे खुश होना चाहिए? इस पर मार्बस कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये मॉन्स्टर केवल उसी टारगेट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिसका सामना नेक्रोमेंसर पहले कर चुका हो। लेकिन नेक्रोमेंसर से ज्यादा पावरफुल मैजिक फोर्स वाले व्यक्ति में ये डॉपलगैंगर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। क्या तुम इन सभी कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि भले ही तुम कितने ही ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन तुम हो तो अभी भी एक नौसिखिया ही, और भले ही तुम अपने अंकल के सोल को फंसाने में कामयाब हो भी जाते हो तो तब भी तुम उस सोल को लंबे समय तक अपने कब्जे में नहीं रख सकते और तुम्हारे अंकल की सोल एक ना एक दिन नथिंगनेस में चली जाएगी। इसलिए मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा कि तुम कुछ दिन तक हाउस से बाहर चले जाओ ताकि तुम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सको। इस पर लियोन कहता है, नहीं, मैं अपने ब्लड लाइन से अपना मुंह नहीं मोड़ूंगा और तुमको भी पता है कि मेरे अब्सेंस में यहाँ पर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो सभी इनोसेंट पीपल को बड़ी बेरहमी से मारा जाएगा और बचे कुछ लोगों को सिल्वेस्टर हाउस अपना गुलाम बनाएगा। यह सुनकर मार्बस कहता है, तो क्या तुम उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाओगे? इस पर लियोन कहता है, हाँ, मैं खुशी से उन सब के लिए मर सकता हूँ। फिर मार्बस अपने मन में कहता है, लेकिन क्यों अपने हाउस होल्ड के प्रति वफादारी के लिए अपनी जान जोखिम में डालना? तभी वो मॉन्स्टर डॉपलगैंगर धीरे धीरे कर सोल फॉर्म ले लेता है। फिर मार्बस उसे देखकर लियोन से कहता है, तो फिर आगे बढ़ो और इस इविल मॉन्स्टर को अपने अनडेड आर्मी में शामिल कर लो और मैं ये दावा करता हूँ कि ये मॉन्स्टर तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। इस पर लियोन कहता है, तो फिर क्या तुम इस मॉन्स्टर को जानते हो? फिर मार्बस कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर वेलन मार्बस के पास भी ऐसा ही एक अनडेड था। लेकिन ये ध्यान में रखना, इस मॉन्स्टर का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब होता है। इसी के साथ हमें नेक्रोनोमिकॉन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ग्लो करने लग जाती है। फिर लियोन उससे कहता है, डेड की सोल, मार्बस हाउस के अगले सक्सेसर की पुकार सुनो। मैं लियोन मार्बस तुम्हें लिविंग रिलम में फिर से समन करता हूँ। फिर डॉपलगैंगर फिर से अपने सोल फॉर्म में लौट आता है, लेकिन वो अभी भी सो रहा था। फिर उसे सोते हुए देखकर मार्बस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके सिर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है, अब बहुत हो चुका, तुम कब तक ऐसे ही सोओगे? क्योंकि हमें कई सदियों के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर मिला है और तुम बेवकूफ कहीं के तुम ऐसे सो रहे हो। आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? इस पर वो मॉन्स्टर इशारों में बात करने लगता है। फिर उसे देखकर मार्बस कहता है, अबे अपना दूसरा फॉर्म ले, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। इस पर डॉपलगैंगर पहले तो सोचने लगता है, फिर उसके बाद वो अपने हैंड साइन बनाने लगता है, बिल्कुल नारुतो वर्स की तरह। इसी के साथ वो लियोन की कॉपी करने लग जाता है और बिल्कुल हूबहू लियोन के जैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मार्बस से कहता है, इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो बिल्ली? यह सुनकर मार्बस काफी
ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुमने अभी अभी क्या कहा, क्या तुम्हें मरना है? इस पर डोपलगैंगर कहता है, बेवकूफ कैट, मैं पहले से ही मरा हूँ। फिर वो लियोन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराने लग जाता है। देन सीन कट होकर हमें फिर से प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर सर पुलेन लियोन से कहता है, यंग लॉर्ड आप तो सचमुच कमाल के हैं, क्योंकि सर के चल के मेमोरीज के बेस पर हम सिल्वेस्टर हाउस होल्ड को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये गारंटी देता हूँ कि हमारा ये प्लान प्रॉपरली काम करेगा और मैं खुद इस मैटर को हैंडल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर लियोन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ यही बात तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था सर पुलेन। इस पर पुलेन कहता है, लेकिन लॉर्ड पेट्रियाज मैं आपसे और एक बात करना चाहता हूँ, क्या मैं वो बोल सकता हूँ? यह सुनकर लियोन कहता है, हाँ क्यों नहीं, आप बोल सकते हो। फिर पुलेन कहता है, जरूर सिल्वेस्टर हाउस होल्ड ने अपनी अगली चाल चल दी होगी और मुझे ऐसा लगता है कि इंपीरियल पैलेस भी उनके साथ ही होगा, क्योंकि सिल्वेस्टर हाउस होल्ड के पास हमारे हाउस होल्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा पावर है। इसलिए मैं आपके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि आपकी जान पर बहुत बड़ा खतरा है। इस पर लियोन फिर से उस इंसिडेंट को याद करने लगता है, जहाँ पर मार्पस उससे कह रहा था, कॉन्ट्रैक्टर तुम कुछ दिन के लिए हाउस से बाहर चले जाओ और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढो। तभी प्रेजेंट में लियोन पुलेन से कहता है, हमारे हाउस होल्ड को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है ना? तो फिर आप ही बताओ कि मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? यंग लॉर्ड लियोन के मुंह से ऐसी बात सुनकर पुलेन अपना सिर झुकाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो माय लॉर्ड मैं आपके लिए अपना बेस्ट दूंगा। इसी के साथ थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन माय लॉर्ड मैं क्या आपके इरादे जान सकता हूँ? इस पर लियोन कहता है, सच कहूँ तो मैंने काफी लंबे समय तक इसी मैटर पर ध्यान दिया है। फिर पुलेन कहता है, क्या रिसोल्यूशन का मैटर? इसका मतलब तो ये है। तभी लियोन उसकी बात काटते हुए कहता है, हाँ लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे दिमाग में कोई बड़ा पर्पस है। वैसे भी मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं अपने हाउस होल्ड का वर्दी हेड कैसे बनूं, और करंट में सबसे पहले वर्दी होने का मतलब क्या है? अगर होनेस्टली कहूँ तो इसका जवाब मेरे पास अभी भी नहीं है। इसलिए तो मैंने खुद को इस आंसर को खोजने के लिए जितना हो सके उतना समय निकालने का फैसला किया है। इसी के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, और जितना हो सके उतना जल्दी मैं उन सभी लोगों को अपने हाथों से जान से मार डालूंगा जिन लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ लेने की कोशिश की है। और जब तक मैं मेरे फादर की गलती नहीं दोहराता और जो हमारे पास है उसको बार बार प्रोटेक्ट नहीं करता, तो एक दिन शायद मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मैं इस लैंड के लिए क्यों खड़ा हूँ। और जितना ही मैं इस बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हमें सिनकटो कर रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर डोपलगैंगर लियोन से कहता है, किसने सोचा था कि यह घर इतना नीचे गिर जाएगा? इसी के साथ वो मार्बस से कहता है, और तुमने क्या अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए अपना काम छोड़ दिया है? इस पर मार्बस गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ अनफॉर्मेलिटीज से बात करने की? यहाँ तक कि मैं भी। तभी लियोन मार्बस की बात काटते हुए कहता है, यहाँ तक कि फॉर्मेलिटीज की ज्यादा परवाह नहीं करते। फिर मार्बस कहता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर मैं तो तुमसे हर वक्त कहता हूँ कि तुम सोशल सिग्नल के प्रति बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव हो। इस पर लियोन कहता है, अच्छा तो ऐसा है क्या? फिर मार्बस नीचे उतरते हुए कहता है, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी डोपलगैंगर तुम्हारे एंसेस्टर वेलान मार्बस, जिसको मैंने मेरी पावर्स दी थी, उसका फेमिलियर है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो डोपलगैंगर को आपके इनहेरिटेंस के हिस्से के रूप में आपके पास छोड़ा गया था, और डोपलगैंगर तुम्हारे एंसेस्टर्स का एक लॉयल सर्वेंट था और एक असेशियन भी। इस पर लियोन कहता है, हाँ मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि किसी भी टारगेट को शेप देने की एबिलिटी एक असेशियन के रूप में काफी यूजफुल रही होगी, है ना? तभी डोपलगैंगर हंसते हुए कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, डोपलगैंगर कॉन्ट्रैक्टर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, इतना कि एक बिल्ली भी उसके सामने कुछ नहीं है। इस पर मार्बस गुस्सा होते हुए कहता है, मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ, और अगर दोबारा तुमने मुझे बिल्ली कहा तो मैं तुम्हें अबाइस में भेज दूंगा। इसी के साथ मार्बस डोपलगैंगर को बहुत बुरी तरह से पीटने लग जाता है। तभी लियोन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, डोपलगैंगर अगर सीरियसली कहो तो मुझे तुम्हारे एबिलिटीज की जरूरत है, और क्या तुम फिर से मेरे अंकल के चिल का बेस ले सकते हो? इस पर डोपलगैंगर कहता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी दरवाजा कोई नॉक नॉक करता है। फिर यह देखकर लियोन कहता है, आखिर कौन है? इस पर हमें पुलेन को दिखाया जाता है, जो कहता है, लॉर्ड पेट्रियाज ये मैं हूँ पुलेन। फिर लियोन कहता है, तो फिर अंदर आ जाओ। इस पर पुलेन अंदर आकर
लियोन को लेटर देते हुए कहता है, मुझे सिल्वेस्टर हाउस से ये लेटर मिला। इस पर लियोन उस लेटर को लेकर उसे पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा था 100 साल से ज्यादा समय हो गया है जब से मार्बस हाउस ने अपने ड्यूकॉल ड्यूटीज को त्याग दिया है, तो मैं सिल्वेस्टर हाउस का पेट्रियार्च काउंट एलन सिल्वेस्टर हाउस मार्बस को नोबल हाउसेस के वॉर के लिए चुनौती देता हूँ, और अगर हाउस मार्बस खुद ब खुद सरेंडर कर देते हैं तो यहाँ पर कोई भी वॉर नहीं होगी और हम उनको और उनके सभी लोगों को खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर हाउस मार्बस सरेंडर करने से मना करते हैं तो हमारी सभी आर्मी हाउस मार्बस के ऊपर हमला करेगी और उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेजेस्टी एम्परर के अंडर और उनकी सेवा में काउंट एलन सिल्वेस्टर। फिर यह सब पढ़कर मार्बस कहता है, तूफान जल्द ही करीब आ रहा है। इस पर लियोन भी कहता है, हाँ हमारे पास केवल एक ही मंत्र है। फिर मार्बस कहता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम घबरा रहे हो। इसी के साथ लियोन के कंधे से उतरते हुए कहता है, सचमुच हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिए हमें जल्द से जल्दी अपनी फोर्स इकट्ठा करनी होगी। इस पर लियोन कहता है, लगता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था। इसी के साथ अपने डार्क मैजिक का यूज करते हुए कहता है, मुझे मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं इतने दिन तक इंतजार कर सकता हूँ, और उस लेटर को भी जला देता है। यह सुनकर मार्बस गुस्सा होते हुए कहता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या तुम पागल हो चुके हो? उनके आर्मी में सैकड़ों लोग हैं, इसलिए कुछ भी गलती मत करो। ये सर केचल को हराने जितना आसान नहीं है। क्या तुम बिना कोई प्लान के उनका सीधे सामना करने वाले हो? इस पर लियोन मुस्कुराते हुए कहता है, आई थिंक मुझे लगता है कि हम इसे कर लेंगे। इसी के साथ अपने डार्क मैजिक का यूज करते हुए कहता है, इस बार मैं किसी पर भी दया नहीं दिखाऊंगा और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी सीन को टक्कर हमें अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। एक आदमी कहता है, क्या तुमने सुना सर केचल अचानक ही गायब हो गए? इस पर दूसरा आदमी कहता है, हाँ मैंने सुना है, वैसे भी ओल्ड पेट्रियार्च को गए सिर्फ कुछ दिन ही हो गए हैं और ऊपर से अब ये और एक अपशगुन। फिर ये मूंछ वाला आदमी कहता है, मैं ये आशा करता हूँ कि यंग लॉर्ड ठीक होंगे, क्योंकि उनके फादर के डेथ के बाद उनके पास केवल एक ही रिश्तेदार बचा हुआ था, लेकिन वो भी अब अचानक ही गायब हो गया है। मुझे तो लगता है यंग लॉर्ड का दिल पूरी तरह से टूट चुका होगा। इस पर वो दाढ़ी वाला आदमी कहता है, मुझे तो चिंता है कि क्या उनके अंदर आगे आने वाले तूफान से निपटने की हिम्मत भी है। फिर ये आदमी कहता है, तुम लोग खामखा चिंता कर रहे हो, वो लॉर्ड रुइन का बेटा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद को संभाल लेगा। इस पर मूंछ वाला आदमी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, वैसे भी सिल्वेस्टर हाउस होल्ड के लोग जल्द ही हम पर हमला नहीं करेंगे। इस पर दाढ़ी वाला आदमी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी उन लोगों के पीछे से सर पुलेन कहता है, ऐसा लगता है कि तुम सभी लोग किसी खास बात पर डिस्कस कर रहे हो। इसी के साथ हमें सर पुलेन के पीछे लियोन और मार्बस को भी दिखाया जाता है। फिर सर पुलेन और लियोन को देखकर वे तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, सर पुलेन हम तो केवल सिर्फ छोटी मोटी बात कर रहे थे। और लियोन से कहते हैं, यंग लॉर्ड हम आपके लिए काफी ज्यादा दुखी है, इतने खराब समय में अपने अंकल को खोना सचमुच में आपके दर्द के गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकता। इस पर लियोन कहता है, नहीं मेरे अंकल अभी भी जिंदा है, लेकिन वे काफी ज्यादा बीमार है, इसलिए वे कुछ दिन तक बिस्तर से उठ नहीं सकते। इसी के साथ अपने मन में कहता है, अभी के लिए मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं इन सभी लोगों को ये यकीन दिलाऊं कि मेरे अंकल अभी भी जिंदा है। फिर वो उन सभी लोगों से कहता है, और मेरे अंकल ने कहा है कि किसी को भी उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, अपने दुश्मन को धोखा देने के लिए मुझे सबसे पहले अपने अलाइस से झूठ बोलना पड़ेगा। और सर पुलेन से कहता है, फिलहाल के लिए आप उन सभी लोगों का मुंह बंद करो जो उस इंसिडेंस में विटनेस थे। इस पर पुलेन कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन माय लॉर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बोल सकते थे, मैं तुरंत ही ले आता। लियोन कहता है, नहीं यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे खुद देखना है। तभी मार्बस मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये वही जगह है, उस बिल्डिंग के अंदर से मुझे बहुत ज्यादा मैजिकल फोर्स सेंस हो रही है। इसी के साथ हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है। फिर लियोन पुलेन से कहता है, आप यहाँ पर ही रुके जब तक मैं वापस नहीं आता। इस पर पुलेन कहता है, ठीक है
माय लॉर्ड, लेकिन माय लॉर्ड क्या आप अकेले ही जाना चाहते हो? इस पर लियोन कहता है हाँ, और मेरे अंदर जाने के बाद इस गेट को बंद कर दो और ये ध्यान रखना कि कोई भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ना जा सके। इसी के साथ लियोन दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर की ओर सभी चीजें बिखरे हुई थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लड़ाई हो चुकी है। फिर लियोन उस बीस्टमैन की तरफ देखकर कहता है क्या ये वही है? इस पर मार्बस कहता है हाँ ये वही है। फिर हमें उस बीस्टमैन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में माना रिलीज हो रहा था। तभी उसे देखकर मार्बस अपने मन में कहता है इतने अच्छे टैलेंट को ऐसे बर्बाद होते देखना सचमुच मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर वो लियोन से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे हाउस में सभी लोग कचरे हैं, क्योंकि किसी को भी इतना अच्छा टैलेंट दिख नहीं रहा। तभी लियोन उस बीस्टमैन से कहता है क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो? इस पर बीस्टमैन घबराते हुए लियोन से कहता है सर प्लीज मुझे माफ कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे ना पीटो। तभी वो लड़की आ जाती है जो सर केचल के साथ बैठकर वाइन पी रही थी, और यही सर केचल की शायद से फर्स्ट वाइफ है और इस बिल्डिंग की ओनर भी। फिर वो आते ही उस बीस्टमैन को मारने लग जाती है और उससे कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने लॉर्ड के सामने ऐसे बात करने की। इसी के साथ वो लियोन से कहती है हमें माफ कीजिए यंग लॉर्ड, हमारा आपका इस लवली बीस्टमैन से वेलकम करने का कोई भी इरादा नहीं था। इसी के साथ वो उस बीस्टमैन की तरफ देखकर उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है तुम कतरे कहीं के, क्या तुम्हें पता भी है क्या तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं ये लॉर्ड मार्बस है। इस पर वो बीस्टमैन माफी मांगते हुए कहता है मैम मुझे माफ कीजिए, मैं इस एरिया में नया हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये लॉर्ड मार्बस है। फिर लियोन कहता है कोई बात नहीं, और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ। इस पर वो लेडी कहती है हाँ यंग लॉर्ड, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, वैसे भी मेरे पास काफी ज्यादा समय है आपके लिए। यह सुनकर लियोन कहता है लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मुझे तो सिर्फ इस बीस्टमैन से बात करनी है। इसी के साथ वो अपने मन में कहता है जैसा कि मुझे मार्बस ने कहा था इस बीस्टमैन के अंदर इमेंस पोटेंशियल है और ये आगे जाकर मेरे लिए एक अच्छा वेसल भी बन सकता है। फिर वो बीस्टमैन लियोन की तरफ देखकर अपने मन में कहता है क्या ये यंग लड़का मार्बस हाउस का हेड है? तभी लियोन अपने डार्क मैजिक का यूज करते हुए उस बीस्टमैन के सभी जख्मों को हील कर देता है। अपने जख्मों को इतनी जल्दी हील होते हुए देखकर बीस्टमैन लियोन से कहता है लॉर्ड आखिरकार आपने मुझे हील क्यों किया? इस पर लियोन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर अपने आप को ऐसे इग्नोर होते हुए देखकर ये लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो अपने गुस्से को पीते हुए कहती है सॉरी माय लॉर्ड, ये बीस्टमैन मेरा पर्सनल स्लेव है और वो तो आपके बात करने के भी लायक नहीं है, इसलिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप सीधा मुझसे बात कर सकते हो। फिर उसे देखकर लियोन अपने मन में कहता है जब मैंने मेरे अंकल को जान से मारा था तब ये वहां पर नहीं थी और मुझे लगता है कि इसे कुछ भी पता नहीं क्योंकि मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। इसी के साथ लियोन हंसते हुए कहता है बहुत अच्छा, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे सवाल है। पहला, मार्बस टेरिटरी ने स्लेव ओनरशिप को कब से अलो किया है? और दूसरा, तुम मुझे यंग लॉर्ड के करके से पुकार सकती हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नया लॉर्ड हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इस पर वो लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने दांत पीसते हुए मन में कहती है ये तो मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा है। तभी लियोन अपने डार्क मैजिक का यूज करते हुए कहता है या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे अपना लॉर्ड पेट्रियार्च नहीं मानती। इस पर मार्बस भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे बोल्ड कॉन्ट्रैक्टर, और मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर के प्रति ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसीलिए जल्दी से इसे मार डालो। फिर लियोन उस औरत से कहता है अच्छा होगा अगर तुम सभी स्लेव्स को छोड़ दो और इसके लिए मैं सिर्फ केवल तुम्हें 10 मिनट ही दूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस पर वो लेडी मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा तो ऐसा है क्या यंग लॉर्ड, लगता है कि तुम्हें अपने फ्यूचर की जरा भी चिंता नहीं है। ओप्स, लगता है कि मैंने तुमको यंग लॉर्ड कहकर फिर से पुकारा। तो लियोन उस बीस्टमैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं ऐसी बातें अक्सर सुनता रहता हूँ। इस पर वो बीस्टमैन हैरान होते हुए कहता है माय लॉर्ड, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं आपके काइंडनेस को डिजर्व करता हूँ। मैं तो बस एक वर्थलेस स्लेव हूँ, यानी कि बेकार गुलाम।
तभी वो लेडी अपने हाथ का इशारा करते हुए अपने सभी लोगों को बुला लेती है। इस पर वे सभी लोग भी लियोन और उस बीस्टमैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वो लेडी अपने सभी लोगों से कहती है, यंग लॉर्ड को जान से मार डालो और चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि सर केचल हमारे साथ है। इस पर वे सभी लोग भी लियोन और उस बीस्टमैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर यह सब देखकर लियोन अपने अनडेड आर्मी को समन कर लेता है और अपने अनडेड आर्मी से कहता है, इन सभी को जान से मार डालो। इस पर उसके सभी अनडेड उन सभी लोगों को बहुत ब्रूटली मारने लग जाते हैं। फिर यह सब देखकर ये लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लियोन अपना ब्लेड निकालते हुए अपने अनडेड गॉब्लिन से कहता है, क्या तुम मुझे तुम्हारा ब्लेड दे सकते हो क्योंकि मेरा ब्लेड काफी ज्यादा खराब हो चुका है। इस पर वो अनडेड भी लियोन को अपना ब्लेड दे देता है और कहता है, जैसा आप कहे माय लॉर्ड। फिर लियोन धीरे धीरे चलते हुए फाइट में एंटर हो जाता है और एक टकले आदमी के सिर को उड़ा देता है। फिर यह सब देखकर लेडी हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, आखिर कैसे इस बेकार लड़के को इतनी ज्यादा पावर कैसे मिली। इसी के साथ बीस्टमैन भी लियोन को ऐसे काटते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी लियोन बीस्टमैन से कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि मेरी काइंडनेस पाने के लिए तुमने क्या किया है और तुम अपने आप को एक वर्थलेस स्लेव कहते हो, है ना? लेकिन सच कहूँ तो तुम मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकते हो। इस पर वो बीस्टमैन अपने मन में कहता है, आखिर लॉर्ड क्या कह रहे हैं, ये तो खुद मार्बल हाउस के लॉर्ड है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनकी मदद कैसे कर सकता हूँ। मैं तो बस एक भटकता हुआ बीस्टमैन हूँ जिसे कॉन्टिनेंट के सभी लोग एक कचरा समझते हैं। इसी के साथ वो अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ पर उसे छोटे छोटे बच्चे मिलकर पीट रहे थे। फिर वो उन सभी बच्चों को कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है। इस पर वे बच्चे उसे पीटते हुए कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो तुम स्टूपिड बीस्टमैन, तुम्हारे गाँव में आने से हमारी सारी फसलें बेकार हो गई। इस पर बीस्टमैन कहता है, आखिर मेरा इसमें क्या कसूर है। फिर बीस्टमैन अपने मन में कहता है, बचपन में मुझे समझ नहीं आता था कि सभी इंसान के बच्चे मुझे इस तरह क्यों पीटते थे, बल्कि मैं तो सिर्फ एक मासूम सा बच्चा था जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे कर कर मुझे पता चल गया कि वे लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते थे, क्योंकि मैं उन सब से अलग था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है बीस्टमैन के आंखों का कलर चेंज हो जाता है। इसी के साथ वो अपने मैजिकल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, आखिर तुम सभी लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते, आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो, या फिर इसलिए कि मैं तुम लोगों से अलग दिखता हूँ। फिर बीस्टमैन एक जोरदार चीख निकालता है। देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर बीस्टमैन ने उन सभी छोटे बच्चों को जान से मार दिया था। फिर वो बीस्टमैन कहता है, क्या ये सब कुछ मैंने किया है। फिर वो वहां से भागते हुए अपने मन में कहता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ। देन तभी सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। लियोन उस अनडेड को उसका डैगर वापस कर देता है। तभी वो लेडी लियोन को चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और क्या तुम्हें लगता है तुम यह सब कुछ कर कर सर के चल से बच जाओगे? नहीं, तुम बिल्कुल नहीं बचोगे, बल्कि जैसा तुम्हारे फादर के साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। इस पर लियोन बड़े ही सीरियस होकर उस लेडी से कहता है, तुमने मेरे फादर को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर जान से मार डालूंगा और इस मार्बल हाउस का वर्दी पेट्रियाज बन जाऊंगा। इसी के साथ अपने अनडेड आर्मी को कमांड देते हुए कहता है, इस लेडी को जिंदा खा जाओ। इस पर वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बीस्टमैन लियोन को देखकर अपने मन में कहता है, ये तो एक हत्यारा है जिसके हाथ खून से रंगे हैं, लेकिन मुझे उससे डर क्यों महसूस नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी लियोन मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम्हारा नाम वेल्टर है ना? तो क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। माय लॉर्ड, मैं अपनी लॉयल्टी आपको देने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी मैजिकल एनर्जी अनलिश करते हुए अपने ट्रू बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और लियोन से कहता है, माय लॉर्ड, मैं डीमन वुल्फ क्लैन से बिलोंग करता हूँ और मेरे क्लैन की बहुत ज्यादा इंसल्ट की जाती है, यहाँ तक कि बाकी के बीस्ट क्लैन भी हमारे क्लैन को तुच्छ समझते हैं। आखिर कब तक मैं इस तरह सफर करता
करता रहूं, यहाँ तक कि ह्यूमंस भी मुझे बहुत गंदी नजर से देखते हैं। इस पर लियोन उससे कहता है, मैं ये वादा करता हूँ कि तुम अब और इस तरह नहीं जियोगे। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और ना ही तुम्हारे परेशानी के बारे में, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं हाउस मार्बस का लॉर्ड तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई भी नीचे नजरों से नहीं देखेगा और मैं मेरे जिंदगी के हर एक कदम में तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। इस पर वो बीस्टमैन लियोन की तरफ देखकर रोने लग जाता है, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार उसे कोई अपना मान रहा था। फिर लियोन मुस्कुराते हुए उससे कहता है, वेल्टर, क्या तुम मेरा एक लॉयल वेसल बनोगे? और अपना हाथ वेल्टर की तरफ आगे बढ़ाता है। इस पर वेल्टर रोते हुए अपना हाथ लियोन की तरफ आगे बढ़ाता है। लियोन उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझ लूं? इस पर वेल्टर मुस्कुराते हुए कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपका हमेशा लॉयल वेसल रहूंगा और अब से मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको सर्व करूंगा। देन सीन कटोकर हमें अक्रेम एम्पायर के इम्पेरियल हाउस को दिखाया जाता है, जहां पर हमें अक्रेम एम्पायर के एम्परर को भी दिखाया जाता है, जिनका नाम इस्टेबन अक्रेम है। इसी के साथ हमें उनके एल्डेस्ट सन लुवास को दिखाया जाता है, जो क्राउन प्रिंस है। तभी क्राउन प्रिंस किसी से कहता है, एल्डोर, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर एल्डोर हिचकिचाते हुए कहता है, सिल्वेस्टर हाउस से लेटर आया है। यह सुनकर क्राउन प्रिंस अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है, वैसे भी मैं पहले से ही नेशन और टेरिटरी के मामले से काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ, तो क्या अब मुझे सिल्वेस्टर हाउस के काउंट एलन को लेकर भी परेशान होना चाहिए? वैसे भी मेरे फादर तो यह सोचकर ही नाराज हो जाते। इस पर एल्डोर कहता है, क्राउन प्रिंस, मैं आपको निराश करने के बारे में जरा भी नहीं सोच सकता, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक खुशखबरी देने आया हूँ। तभी क्राउन प्रिंस भारी आवाज में कहता है, क्या खुशखबरी? इस पर एल्डोर घबराते हुए अपने मन में कहता है, करंट में हमारे क्राउन प्रिंस एम्पायर में सबसे पावरफुल व्यक्ति है, इसलिए मैं उनको जरा सा भी नाराज नहीं करना चाहता, और अगर वे नाराज हो गए तो मैं। तो भी क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मार्बस हाउस की बात कर रहे हो? इस पर एल्डोर खुश होते हुए कहता है, हाँ क्राउन प्रिंस, जिससे आप बहुत ज्यादा नफरत करते हो, अबाइस के 3 हाउसेस में से एक मार्बस हाउस, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और हाउस सिल्वेस्टर को अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि आपके दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। इस पर क्राउन प्रिंस भी मुस्कुराते हुए कहता है, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या तुम भूल गए हो, हाउस मार्बस नेक्रोमेंसी की पावर पोसेस करता है और उनके साथ वॉर करना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। फिर एल्डोर हंसते हुए कहता है, क्राउन प्रिंस, उनके एंसेस्टर्स को छोड़कर किसी भी सक्सेसर के पास नेक्रोमेंसी की पावर नहीं है, और इस बीच हाउस सिल्वेस्टर की भी पावर उनके इक्वल हो चुकी है, या फिर हाउस सिल्वेस्टर उनसे कई आगे निकल चुका है। इस पर क्राउन प्रिंस अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तुम अपनी प्लानिंग कंटिन्यू कर सकते हो। यह उन कब्र लुटेरन से एम्पायर को मुक्त करने का सबसे अच्छा समय है। इस पर एल्डोर कहता है, हाँ, मैं ग्रेट अर्केम एम्पायर के होनर पर इस मिशन को सक्सेस की ओर ले जाऊंगा। प्रिंस कहता है, तो फिर ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर एल्डोर भी वहाँ से चला जाता है। फिर एल्डोर के जाने के बाद हंसते हुए एम्पायर से कहता है, आपके दयालु रूल के लिए थैंक यू फादर। फाइनली मैं हमारे साइड से वो कांटा निकाल दूंगा जो सदियों से हमारे अंदर चुपता आ रहा है। तो फादर, अब आप आराम कीजिए, क्योंकि आपकी लेगेसी अब अच्छे हाथों में है। गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है इस क्राउन प्रिंस ने जरूर ही एम्परर के साथ कुछ तो किया है। जरा एम्परर की कंडीशन तो देखो, ये कुछ भी बोल नहीं रहा, सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया है। इसी के साथ क्राउन प्रिंस एम्परर के पीछे आकर कहता है, अब ये सब कुछ जल्द ही मेरा हो जाएगा और अब मैं इसे मेरे तौर तरीकों से चलाऊंगा। देन सीन कट होकर हमें लियोन और बाकी के सभी लोगों को दिखाया जाता है। फिर सर पुलेन वेल्टर के गले में मैजिकल स्टोन पहनाते हुए कहता है, वेल्टर, इसलिए मैं दिन के मैजिकल स्टोन पहना रहा हूँ और लॉर्ड का एक वेसल होने के रूप में मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि पब्लिक तुम पर डाउट्स ना करे, इसलिए मैं तुम्हें यह पहना रहा हूँ। फिर उस मैजिकल स्टोन की वजह से वेल्टर के कान धीरे धीरे कर गायब हो जाते हैं। यह देखकर वेल्टर अपने सिर पर हाथ लगाते हुए कहता है, सर पुलेन, मेरे कान चले गए। इस पर पुलेन कहता है, हाँ, ये सब कुछ मेरे मैजिकल स्टोन का कमाल है। वेल्टर कहता है, अच्छा तो ऐसा है क्या?
फिर पुलेन कहता है तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। तभी बीच में लियोन कहता है अगर तुम दोनों का काम फिनिश हो गया हो तो क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इस पर पुलेन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं माय लॉर्ड। फिर लियोन कहता है सबसे पहले मैं तुम लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप अपनी लॉयल्टी की शपथ केवल अपने शब्दों तक ही सीमित ना रखें। इसीलिए मैं तुम दोनों से ये पूछता हूँ क्या तुम दोनों मुझे अपनी पूरी जिंदगी लॉयल्टी दे सकते हो। इस पर पुलेन रोते हुए कहता है एब्सोल्युटली माय लॉर्ड। मैं पुलेन ये कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए डेडिकेट कर दूंगा और अपनी पूरी जिंदगी आपको सर्व करूंगा। और माय लॉर्ड मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपनी लॉयल्टी साबित करने का एक मौका दीजिए। तभी डोपलगैंगर मार्बस से कहता है मैं लॉर्ड से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि उन्होंने उस बूढ़े आदमी को अपने इच्छा के मुताबिक झुकाया। इस पर मार्बस कहता है किसी को कंट्रोल करना या फिर उसे अपने इच्छा के मुताबिक झुकाना ये तो हाउस मार्बस के ब्लड लाइन में ही है। तभी फेल्टर भी कहता है हाँ माय लॉर्ड मैं भी अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए डेडिकेट करूंगा और आपके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा। तभी लियोन डोपलगैंगर और मार्बस से कहता है ये तुम्हारा टैलेंट है ना कि मेरा। फिर लियोन को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर वेल्टर हैरान होते हुए कहता है आखिर आप किससे बात कर रहे हो। इस पर लियोन कहता है खैर वो छोड़ो मैं तुम दोनों के साथ मना बाउंडिंग करना चाहता हूँ। फिर लियोन उन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों मना बाउंडिंग से इनकार कर देते हो तो मैं ये समझ लूंगा कि तुम दोनों का मेरे साथ काम करने में कोई भी इंटेंशन नहीं है। इस पर वेल्टर कहता है क्या मना बाउंडिंग समझौता। इसी के साथ हमें मना बाउंडिंग समझौते के बारे में बताया जाता है। मना बाउंडिंग हर एक पार्टी के मैजिकल फोर्स को एक पैटर्न में कन्वर्ट करता है। यह तो व्यक्ति को अनब्रेकेबल बॉन्ड में बांधता है और जोड़ता है और यह दोनों के सभी तरह के सीक्रेट्स को हिस्सेदारी करने की परमिशन देता है जिन्हें अंधेरे में रखा जाना चाहिए। इसी के साथ लियोन अपनी कुर्सी से उठकर उन दोनों के सामने आ जाता है और उन दोनों से कहता है तो फिर चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिर वो अपने नेक्रोमेंसी पावर्स का यूज करते हुए एक डार्क स्क्रोल को समन करता है। यह देखकर पुलेन और वेल्टर भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तभी हमें मार्बस को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें बंद करके अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। तभी मार्बस उन दोनों से कहता है मैं हाउस मार्बस का गॉड हूँ और वह डीमन जिसने हाउस मार्बस के ब्लड लाइन को अपना नाम दिया है और आज मैं इस माना बाउंडिंग समझौते का विटनेस बनूंगा। इस पर वे दोनों तो घबराते हुए मार्बस की तरफ ही देखने लग जाते हैं। फिर मार्बस कहता है मेरे कॉन्ट्रैक्टर के प्रति लॉयल्टी की शपथ लेने वाले सभी लोगों को मार्बस हाउस से हमेशा वफादार रहना होगा। इसी के साथ हमें लियोन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क माना रिलीज होने लग जाता है। फिर उसे देखकर मार्बस कहता है देखो ये हमारे अनडेड के एम्परर है। सभी लोग जल्दी से घुटने टेको। तभी लियोन उसकी बात काटते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत हो चुका, ये सभी हमारे लॉयल वेसल्स है और हमें इनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इस पर मार्बस कहता है तो फिर ठीक है मैं ये मान लूंगा कि इन लोगों ने समझौते को एक्सेप्ट किया है। इसी के साथ फिर से उनको डराते हुए कहता है और तुम सभी लोग एक बात ध्यान में रख लो इस समझौते की कीमत तुम्हारी सोल होगी और अनडेड एम्परर के साथ आपके समझौते का कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर पुलेन अपना सिर झुकाते हुए कहता है नहीं हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ अपने मन में कहता है क्या ये सचमुच डीमन मार्बस है जिनके साथ हमारे फाउंडिंग पेट्रियाज ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। और इससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि लॉर्ड लियोन नेक्रोमेंसी पावर्स का यूज कैसे करते थे, तो इनके पीछे खुद लॉर्ड मार्बस थे। इसी के साथ हमें वेल्टर को भी दिखाया जाता है जो हिचकिचाते हुए अपने मन में कहता है ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग माना है। आमतौर पर सभी बीस्टमैन के पास माना के प्रति बहुत अच्छी पकड़ होती है लेकिन ये माना इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं इस जगह से हिल भी नहीं पा रहा। अब एक ही सवाल उठता है माय लॉर्ड का ट्रू नेचर कैसा है। और जहाँ तक उस ब्लैक लायन का सवाल है तभी हमें मार्बस को दिखाया जाता है जो फिर से अपने लिटल फॉर्म में आ जाता है। फिर उसे देखकर वेल्टर हैरान होते हुए कहता है ये तो एक क्यूट किटी है। तभी सर पुलेन उसका मुंह बंद कर लेते हैं। फिर मार्बस अपने हाथ चाटते हुए कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा। इस पर सर पुलेन बात को घुमा फिराते हुए कहते हैं कुछ नहीं वेल्टर तो आपके ट्रू फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था
और उसने आपके जैसा ग्रेट डीमन कभी देखा ही नहीं। यह सुनकर मार्बस कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में ह्यूमन रिलम में कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि हम अभी वॉर में हैं और वॉर में नॉलेज का मतलब लाइफ या डेथ होती है। वैसे भी मेरा फॉर्म केवल उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें मैं दिखाना चाहता हूँ, और जैसे जैसे मैं ये देख रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे रिलम में केवल सो कॉल्ड नोबल्स लोग, जैसे कि सर केचन, वो आदमी इतना ज्यादा बेवकूफ है कि उसने अपनी कब्र खुद ही खोद ली थी। यह सुनकर पुलेन कहता है क्या सर केचन, लेकिन अभी उसकी बात काटते हुए वेल्टर भी कहता है क्या सर केचन, हाँ मुझे याद है मेरे पुराने ओनर को एक लेटर मिला था, या फिर मैं कहूँ तो उस लेटर को सर केचल को सौंपने के लिए भेजा था। इस पर मार्बस कहता है ये तो हमारे लिए एक अच्छा सुराग है। फिर लियोन भी कहता है तो फिर ठीक है मुझे वो लेटर के बारे में बताओ। इस पर वेल्टर कहता है काश मुझे पता होता माय लॉर्ड। तभी डोपलगैंगर कहता है मैं जानता हूँ कि वो लेटर कहाँ है। इसी के साथ वो एक बक्से को निकालते हुए कहता है तुम सभी लोग बेवकूफ हो, तुम लोग वॉर की लूट लेना कैसे भूल सकते हो। फिर वो उस बॉक्स को ओपन करता है, उसमें कई सारे खजाने थे और कई सारे नेकलेस जो बहुत ज्यादा कीमती थे। यह सब देखकर मार्बस अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे ये याद रखना चाहिए था कि तुम कितने बड़े लालची हो, तुम तो बिल्कुल समुद्री लुटेरों के जैसे हो। फिर लियोन उस बक्से के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लग जाता है, तभी उसकी नजर एक लेटर पर चली जाती है। फिर वो उस लेटर को उठाते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये वही लेटर है। तभी मार्बस डोपलगैंगर को ताना मारते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम कभी कभी अपने आप को प्रूफ करा देते हो कि तुम भी यूजफुल हो। इस पर डोपलगैंगर कहता है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मेरी बुराई। तभी लियोन कहता है तो फिर ठीक है मैं इस लेटर को जोर से पढ़ता हूँ। मार्बस हाउस के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम होनरेबल हाउस सिल्वेस्टर के लोग हैं और हम मेजेस्टी एम्परर की सेवा करने का दावा करते हैं, और हम आपके टेरिटोरी के खिलाफ नोबल हाउसेस के वॉर की अनाउंसमेंट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ड्यूकल हाउस के रूप में आपके पास इमेंस फोर्स है, लेकिन फिर भी आप मेजेस्टी एम्परर स्टेबन अक्रेम की सेवा करने के अपने ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे, और ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है। इसलिए मैं क्राउन प्रिंस की ओर से आपके लिए इन सभी का जिम्मेदार ठहराता हूँ। तो तुम लोगों के पास केवल एक ही मंथ है, अगर इस एक मंथ के अंदर तुम लोगों ने खुद को सरेंडर कर लिया तो हम तुम्हारे साथ वॉर नहीं करेंगे और तुमको अपने क्राइम की वजह से हाउस सिल्वेस्टर में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो आपको बैटलफील्ड में आना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। मैं हाउस सिल्वेस्टर का लॉर्ड काउंट एलन। यह सुनकर सर पुलेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या सिर्फ एक मंथ? इस पर लियोन कहता है हाँ एक मंथ। तभी मार्बस कहता है क्या इतना समय काफी नहीं होगा? यह सुनकर लियोन कहता है मुझे टाइम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग प्लान है, क्योंकि अब मेरे पास अपने माइंड से अनडेड को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी है। तो इस वॉर में हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिर वे दोनों डोपलगैंगर की तरफ देखने लग जाते हैं। यह देखकर डोपलगैंगर कहता है आखिर तुम दोनों मेरी तरफ ऐसे निगाहों से क्यों देख रहे हो? इस पर लियोन कहता है क्योंकि तुम्हारे लिए एक मिशन है और तुम इसे बड़ी आसानी से कर लोगे। तभी सीन कटोकर हमें सिल्वेस्टर हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर लाल बाल वाला आदमी जिसका नाम कोड है वो काउंट एलन से कहता है माय लॉर्ड वॉर की अनाउंसमेंट मार्बस हाउस को जारी कर दी है, और अगर आप उस वक्त उस बेचारे केचल का चेहरा देखते तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते, क्योंकि वॉर के लेटर से उसकी पैंट गीली हो चुकी थी और वो मेरी पतलून पकड़कर मुझसे माफी मांग रहा था। इस पर काउंट एलन हंसते हुए कहता है वो बेवकूफ, मुझे लगता है कि अब उसे अपने पीठ पर लगी चोट का एहसास हो रहा होगा, लेकिन जैसा कि कहा गया है हमें उसे अभी भी जिंदा रखना होगा, क्योंकि वो बेवकूफ हमारे लिए अभी भी बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि हाउस मार्बस की पावर अभी भी एक छोटू से पिद्दू के हाथ में है। तो मुझे बताओ कि तुमने उस छोटू से पिद्दू का क्या किया? इस पर कोड कहता है क्या आप उस छोटू से पिद्दू लियोन मार्बस की बात कर रहे हो? अभी तक उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, शायद तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंकल सर केचन ने उसे जान से मार दिया होगा। यह सुनकर काउंट एलन कहता है बहुत बढ़िया। तभी कोड कहता है माफ कीजिए माय लॉर्ड,
लेकिन उस छोटे से 14 साल के लड़के के बारे में चिंता करने का कोई रीजन है? वो तो बस एक पिद्दू सा लड़का है जो क्या कर सकता है। इस पर काउंट एलन कहता है, मुझे इसका जवाब दो। एक इंसान के साथ सबसे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? यह सुनकर कोड हिचकिचाते हुए कहता है, मैं उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में नहीं पता। इस पर काउंट एलन कहता है, एक ऐसे खतरनाक एनिमी का सामना करना जिसके अगेंस्ट कोई होप नहीं है और न ही विरोध करने का कोई पर्याय है, केवल असहाय होकर देखना कि कैसे पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही है, तो तुम ही बताओ कि इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इस पर कोड कुछ भी नहीं बोलता। फिर कोड को देखकर काउंट एलन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ठीक से समझाता हूँ। इनबोर्न टैलेंट जो जनरेशन टू जनरेशन से पास आउट होता है, इतना इमेंस टैलेंट की कोई उसे देखकर हैरान भी नहीं हो सकता। यह सुनकर कोड कहता है, माय लॉर्ड, उस छोटे से बिंदु में क्या टैलेंट हो सकता है? इस पर काउंट एलन कहता है, बेवकूफ मत बनो, वो वेलान मार्बस की ब्लड लाइन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। उस शापित घराने से कोई भी बात सरप्राइजिंग नहीं हो सकती। यही रीजन है कि हमें सभी पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहना होगा। इस पर कोड कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं समझ गया। देन सिनकटोकर हमें फिर से हाउस मार्बस को दिखाया जाता है जहाँ पर डोपलगैंगर ने लियोन का फॉर्म दिया हुआ है। तभी लियोन उससे कहता है, तुम तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तुम तो परफेक्टली मेरे जैसे ही दिख रहे हो और मेरे जैसे ही बात कर रहे हो। इस पर डोपलगैंगर मार्बस को चिढ़ाते हुए कहता है, जैसा कि आप देख सकते हो माय लॉर्ड, मैं किसी मैजिकल फोर्स से भरे किट्टी से कई ज्यादा यूजफुल हूँ। इस पर मार्बस गुस्सा होते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, और उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लग जाता है। फिर डोपलगैंगर कहता है, तुम चाहे मुझे कितना भी पीटो, मैं तो सिर्फ एक अनडेड हूँ। यह सुनकर मार्बस और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कीड़े कहीं के, आज तो तुम गए काम से। इसी के साथ यह सब देखकर वेल्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सर पुलेन से कहता है, क्या यहाँ पर हमेशा इतना ही शोर शराबा रहता है? इस पर सर पुलेन कहता है, चुप रहो वेल्टर, नहीं तो तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहोगे। तभी डोपलगैंगर मार्बस को और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए कहता है, छोटी किटी, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ वो स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें शुरुआत से शुरू करना होगा क्योंकि हमारे पास केवल एक ही मंत्र है। और वेल्टर को स्वॉर्ड देते हुए कहता है, ये तुम रखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम वॉर में अपना टैलेंट दिखाओ। इस पर वेल्टर उस स्वॉर्ड को लेकर कहता है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप मुझे ये कहना चाहते हो कि अगर मैं अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाया तो मैं आपके साथ आगे आने वाले किसी भी मुसीबत में हिस्सा नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर लियोन कहता है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होगा, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए, तो क्योंकि आगे बहुत सारे खतरे आने वाले हैं और उन सभी खतरों का सामना करने के लिए तुमको अपने टैलेंट को साबित करना होगा। इस पर वेल्टर सीरियस होते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, भले ही मेरे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी को पार कर लूंगा और आपके साइड में अपनी जगह हासिल कर लूंगा। और अगर एक बार जब मैं आपका बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन जाऊं तो क्या आप मेरी इच्छा पूरी करने का प्रॉमिस करोगे? इस पर लियोन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं अपना वचन देता हूँ। तभी सर पुलेन बीच में बोलते हुए कहते हैं, तो माय लॉर्ड, मैं आज से ही वेल्टर की ट्रेनिंग की देखरेख करूंगा और उसे मार्बस हाउस का एक अच्छा नाइट बनाने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर लियोन कहता है, हाँ जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करे। फिर मार्बस कहता है, तो फिर ठीक है, अब हमें भी चलना चाहिए क्योंकि वेल्टर ही एकमात्र ऐसा नहीं है जिसे ट्रेनिंग की जरूरत है, बल्कि तुम भी अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए उतना ही दूर हो जितना वेल्टर है, इसलिए तुम्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। इस पर लियोन वहां से जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। देन सिनकोटोकर हमें ट्रेनिंग हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर वेल्टर एक नाइट के साथ ट्रेनिंग ले रहा था और देखकर ऐसा लग रहा था कि वेल्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। देन फिर से सीन कट होकर हमें अगले दिन लियोन को दिखाया जाता है जो अपने डार्क मैजिक का यूज करते हुए कई सारे अनडेड को समन कर लेता है और वेल्टर की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। फिर वेल्टर भी अपने मैजिक का यूज करते हुए उन सभी अनडेड को मार देता है और लियोन के पास जाकर अपने घुटने पर बैठ जाता है। फिर लियोन उससे कहता है, मार्बस हाउस में तुम्हारा स्वागत है, आज से तुम मेरे पहले नाइट हो। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन का हमको और लियोन और बाकी सभी को भी बेसब्री से इंतजार था, यानी कि नोबल हाउसेस के वॉर का दिन। इसी के साथ हमें काउंट एलन को दिखाया जाता है जो अपनी आर्मी लेकर हाउस मार्बस के गेट पर खड़ा हुआ था।
फिर वो लियोन से कहता है, मार्बस हाउस के पेट्रियाज, मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। मैंने तुम लोगों को पीसफुली सरेंडर करने को कहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात न मानकर हथियार उठाने का ठान लिया है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रख लो, तुम्हारी बेवकूफी भरी छोटी सी गलती के वजह से तुम्हारे इनोसेंट लोग भी मर जाएंगे। इस पर लियोन पुलेन से कहता है, लगता है कि काउंटर एलन ने अपनी चाल चल दी है। यह सुनकर पुलेन कहता है, वे घिनौने कही के। तभी मार्बस कहता है, बहकावे में मत जाओ, मुझे तो उनके अंदर सिर्फ डर ही महसूस हो रहा है। इस पर पुलेन कहता है, आप कह रहे हैं कि वे लोग डर गए हैं, लेकिन फिर भी वे हाउस सिल्वेस्टर के लोग हैं और उन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। फिर मार्बस कहता है, लेकिन हमारे पास अभी भी एक ओपनिंग है। इसी के साथ अनडेड सर्केचल को सामने बुलाते हुए कहता है, यानी कि डॉपलगैंगर को, क्या तुम भूल गए हो क्या, उनकी छोटी सी प्लानिंग फेल हो चुकी है। इस पर पुलेन कहता है, क्या आप सर्केचल की बात कर रहे हो। फिर अपने मन में कहता है, अगर सर्केचल अभी जिंदा होते तो उन्होंने तो कब का ही हाउस सिल्वेस्टर के सामने सरेंडर कर दिया होता। तभी मार्बस कहता है, तुम ह्यूमंस काफी ज्यादा कमजोर होते हो। अगर आपके एनिमीज में थोड़े से भी चेंजेस नजर आएंगे तो, और ऊपर से आपके एनिमीज ने अभी तक सरेंडर नहीं किया, यही बात काउंटर एलन को सोचने के लिए मजबूर कर रही होगी और इसी बात से वो इतना ज्यादा घबरा रहा है। इस पर पुलेन कहता है, हाँ आपकी बात सही है, लेकिन आधी ताकत के बाद भी मुझे डर है कि उनकी आर्मी हमारे आर्मी से ज्यादा होगी। मार्बस कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा भर्ती कॉन्ट्रैक्टर अकेले ही उनके आर्मी को हरा देगा, तो आधी ताकत की तो बात ही छोड़ो। और हाँ डरो मत, आपके लॉर्ड लियोन जितना आप सोचते हो उससे कई गुना स्ट्रॉन्गर है। इसी के साथ हमें लियोन को दिखाया जाता है जो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर मार्बस अपने मन में कहता है, जहाँ तक कि मैं भी लियोन के टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका हूँ। तभी सीन कटोकर हमें एक वीक पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्बस लियोन की ट्रेनिंग ले रहा था। फिर मार्बस अपने डार्क मैजिक का यूज करते हुए कई सारे अनडेड को समन कर लेता है और लियोन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। इस पर लियोन जरा भी रिएक्ट नहीं देता और बिना कोई स्पेल कास्ट किए हुए अपने सभी अनडेड आर्मी को समन कर लेता है। फिर लियोन की अनडेड आर्मी मार्बस के अनडेड आर्मी को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाती है और इसी तरह मार्बस की अनडेड आर्मी थोड़े ही देर में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर यह सब देखकर मार्बस हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, भले ही ये मेरे अनडेड मेरी अनडेड आर्मी में सबसे ज्यादा कमजोर थे, लेकिन फिर भी उसने मेरे अनडेड आर्मी को हरा दिया। लेकिन कोई इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने मैजिकल फोर्स को सीखे हुए केवल एक ही वीक हो चुका है। फिर भी वह अपनी आंखें बंद करके भी माना फ्लो को अच्छे से यूज कर रहा है। सचमुच ये लड़का तो गॉड गिफ्टेड है। तभी डॉपलगैंगर कहता है, कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा प्रोडिजी है। सचमुच लियोन तो राइजिंग स्टार है। भले ही उसने तुम्हारे कमजोर अनडेड आर्मी को हराया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी अनडेड आर्मी किसी से कम नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लियोन आगे जाकर फर्स्ट पेट्रियाज की पावर्स भी होल्ड करेगा। इस पर मार्बस भी कहता है, हाँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और समय के साथ वो जो कुछ भी चाहता है वो उसे मिल जाएगा। फिर डॉपलगैंगर कहता है, यहाँ तक कि टेस्टी स्नैक्स और मूंगफली जितना मैं चाहूँ। यह सुनकर मार्बस गुस्सा होते हुए कहता है, जरा अपनी सोच थोड़ी सी ऊपर रखो बेवकूफ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लियोन जल्द ही सभी डार्क मैजिक में फॉरबिडन मैजिक भी अनलॉक कर सकता है, जिसे टाइम का सबसे टेरिफाइंग डोमेन कहते हैं। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोल लेता है और मार्बस के पास जाकर उससे कहता है, क्या ये हो गया, अब तुम मुझे अगली ट्रेनिंग क्या देने वाले हो। इस पर मार्बस कहता है, तो फिर ठीक है चलो अगले ट्रेनिंग की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ फिर से वो मार्बस हाउस में आ जाते हैं। फिर मार्बस उसे कहता है, अगली स्किल्स जो तुम मास्टर करने वाले हो वो ट्रू डार्क मैजिक है और तुम उससे फेमिलियर भी हो। इस पर लियोन कहता है, क्या डार्क मैजिक, लेकिन हमारे हाउस में पहले ही डार्क मैजिक को सिखाया जाता है। फिर मार्बस कहता है, क्या तुम उस बेकार डार्क मैजिक की बात कर रहे हो जो तुम्हारा अंकल करता था, और अब से तुम उस बेकार डार्क मैजिक को भूल जाओगे जब तुम्हें ट्रू डार्क मैजिक मालूम पड़ेगा।
इस पर लियोन कहता है हाँ ये लॉजिकल है, क्योंकि जिस तेजी से हमारे फाउंडिंग पेट्रियार्च वेलान मार्बस ने पूरे के पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट को हरा दिया था और उन पर जीत हासिल की थी, उस हिसाब से यह सोचना बड़ा चढ़ाकर होगा कि वो केवल अनडेड पर ही डिपेंड थे। तभी डॉपलगैंगर लियोन का फॉर्म लेते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ वो किसी मैजिक को परफॉर्म करते हुए कहता है नेक्रोमेंसी भी डार्क मैजिक की तरह ही है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अनडेड पर कंट्रोल पाने के लिए माना और डार्क आर्ट में प्रोफिशिएंसी जरूरी है। फिर यह देखकर पुलेन कहता है बिल्कुल, अब तो हमारे एंसेस्टर के ट्रू वेसल की तरह हो। इस पर मार्बस कहता है लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। मैं वेलान मार्बस का कोई वेसल नहीं था, बल्कि उसके और मेरे बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि हम हर समय एक दूसरे के साथ बिल्कुल इक्वल खड़े रहे। उस भेष बदलने वाले बेवकूफ से बिल्कुल विपरीत। इस पर डॉपलगैंगर भी मार्बस को चिढ़ाते हुए कहता है खैर तुम्हारे विपरीत मुझे मेरी लॉयल्टी पर कोई पछतावा नहीं है। फिर मार्बस कहता है तुम यंग लियोन के पीछे चुप कर कुछ ज्यादा ही बहादुरी से बोलते हो। इस पर डॉपलगैंगर उसे और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए कहता है हा हा हा, एक बिल्ली के बच्चे को डांटने के लिए मुझे किस बहादुरी की जरूरत है। तभी लियोन बीच में बोलते हुए कहता है अब बस बहुत हुआ, तुम दोनों मुझे कौन सा मैजिक सिखाने वाले हो। इस पर मार्बस कहता है तो फिर ठीक है, इससे पहले कि तुम कुछ सीखो कुछ जरूरी शर्तें हैं जो तुम्हें पूरी करनी चाहिए। तो अलर्ट रहना, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने सबकॉन्शियस में जाने की जरूरत होगी। इस पर लियोन कहता है क्या मेरे सबकॉन्शियस में। फिर मार्बस कहता है शायद तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हारे माइंड में छिपी हुई गहराई एक तरह का वेसल है जिसमें बहुत सारी मैजिक फोर्स है, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर एक बार तुम जब अपने इमेंस एनर्जी को कंट्रोल करने में कैपेबल होंगे तो तुमको ये नोबल हाउसेस की वॉर महज एक छोटे बच्चों का खेल लगेगा। पर तुमको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि डार्क मैजिक ह्यूमंस पर बहुत भारी असर डालता है। इस पर लियोन कहता है हाँ मैं ये जानता हूँ। फिर मार्बस कहता है अगर तुम्हें पता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, और अगर तुम इस बात पर यकीन करोगे तो लियोन मुझे लगता है कि तुम जल्द ही अपने एंसेस्टर को सरपास कर दोगे या फिर उनके इक्वल हो जाओगे। इसी के साथ अपने मन में कहता है हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि ये ब्लेसिंग होगा या फिर कर, लेकिन अपने फैमिली को फिर से रिबिल्ड करने के लिए उसे ये सब कुछ करना ही होगा। इस पर लियोन कहता है खैर ये सब कुछ सुनकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली। तभी मार्बस कहता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान है, पर ये एकमात्र तरीका है तुम्हारे हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने का, लेकिन इस प्रोसेस में तुम्हारे सेफ्टी की गारंटी मैं भी नहीं दे सकता। इस पर लियोन कहता है तो फिर तुम्हारा ये मिरेकुलस मेथड क्या है। मार्बस मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है अचानक ही उसके डेड आईज में फिर से लाइफ खिल गई है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस चैलेंज को जीत कर दिखाएगा। तभी लियोन कहता है तो फिर मुझे बताओ अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाए। फिर मार्बस कहता है पहले तो तुम अपने मानव को उसके चरम सीमा तक ले जाओ, उसके बाद तुम्हारा पोटेंशियल और सबकॉन्शियस खुद ब खुद तुम्हें गाइड करेंगे, यानी कि तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इस पर लियोन भी वैसा ही करता है और कहता है तो फिर चलो टेस्ट को शुरू करते हैं। फिर लियोन के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग माना रिलीज होने लग जाता है। फिर वो अपने बॉडी के अंदर माना की कमी के कारण बेहोश होते हुए कहता है मुझे लगता है कि इतना ही काफी होगा। तभी पुलेन उसे पकड़ते हुए कहता है माय लॉर्ड आपको क्या हुआ। इसी के साथ रोते हुए कहता है माय लॉर्ड आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी मार्बस वहां पर आकर पुलेन के सिर पर एक टपली बचाते हुए कहता है तुम बेवकूफ कही के उसे डिस्टर्ब मत करो, अपने लॉर्ड पर थोड़ा सा यकीन रखो। इस पर पुलेन रोते हुए कहता है लेकिन मास्टर लॉर्ड लियोन भले ही हमारे पेट्रियाज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी सिर्फ 14 ही साल के हैं। तभी डॉपलगैंगर पुलेन से कहता है क्या तुमने हमारी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। हमारा कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मार्बस कहता है हाँ डॉपलगैंगर ने पहली बार सही कहा है, और अगर मान लो कि उसका ओपोनेंट राइवल अगर वेलान मार्बस हुआ तो यानी कि तुम्हारा फाउंडिंग पेट्रियार्च, तो वो डेफिनेटली हमारे पास वापस आएगा। तो अपने ये आंसू किसी और दिन के लिए बचा कर रखो। इस पर पुलेन कहता है ठीक है मास्टर मैं ऐसा ही करूंगा। तभी वेल्टर दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहता है
मैंने कर दिखाया। मैंने स्वॉर्ड के बेसिक को सीख लिया। लेकिन जैसे ही वेल्टर की नजर लियोन के ऊपर जाती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, यंग लॉर्ड। इसी के साथ लियोन के करीब जाकर कहता है, माय लॉर्ड आपको क्या हुआ? तभी पुलिन कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लॉर्ड पेट्रियाज अभी ठीक है। इसी के साथ वो वेल्टर को सब कुछ बता देता है। इस पर वेल्टर कहता है, तो फिर हमारे लॉर्ड इस ट्रेनिंग को जरूर कंप्लीट करेंगे। तभी मार्बस उन्हें देखकर अपने मन में कहता है, सभी मॉर्टल्स एक जैसे ही होते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, वेल्टर और लियोन के जैसे टैलेंटेड लोग इतने सालों तक किसी को दिखाई भी नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि जल्द ही मार्बस हाउस फिर से रीबिल्ड होगा। इसी के साथ हमें लियोन को दिखाया जाता है जो अपने सबकॉन्शियस में चला गया था। तभी उसकी नजर साइड पर चली जाती है, फिर वो उसी तरफ जाकर रुक जाता है। इसी के साथ हमें लियोन के सामने एक आदमी को दिखाया जाता है। फिर वो लियोन से कहता है, वेलकम लियोन, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। लियोन उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि लियोन का फादर होता है, रुइन मार्बस। फिर रुइन मार्बस लियोन से कहता है, चलो चलते हैं, हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। इस पर लियोन अभी भी हैरान होते हुए कहता है, ठीक है फादर। फिर वो अपने फादर के पीछे जाने लग जाता है। तभी उसके फादर सीढ़ियों के पास जाकर रुक जाते हैं और लियोन से कहते हैं, लियोन, तुम्हारे यहाँ पर आने का मतलब यही है कि तुमने अपने मैजिकल फोर्स को बाहर निकालने का फैसला किया है ना? इस पर लियोन कहता है, हाँ फादर, ऐसा नहीं है कि मैं बता सकता हूँ कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास कई सारे वेसल है जो मेरे साइड पर खड़े हैं और वे सभी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। यह सुनकर रुइन मार्बस कहता है, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो और जैसा कि तुमने सस्पेक्ट किया ही होगा, मैं तुम्हारे माइंड का फिगमेंट हूँ और तुम में अपने आप पर बोझ डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि मेरी डेथ काउंट एलन के हाथों हुई है, न कि तुम्हारे हाथों। और ये जो मेरा फॉर्म है ये मैजिकल रिकॉर्ड है और मेरे इस तरह एंड होने के पीछे का रीजन और कुछ नहीं बल्कि हमें इनहेरिट में मिले मेरे पोटेंशियल की कमी है। रियलिटी में कहूँ तो ये केवल एक क्रूअल फेट है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लेकिन चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी मदद अभी भी कर सकता हूँ। इसी के साथ अपने पास्ट को याद करते हुए कहते हैं, जैसा कि तुम जानते हो, मैं लॉर्ड मार्बस की रिस्पेक्ट पाने में फेल हो गया था और न ही मैं हमारे सेक्रेड रिलिक किताब जिसका नाम नेक्रोनोमिकॉन है उसे कमांड देने में कैपेबल था। और दूसरी ओर तुम्हें एक डिफरेंट पाथ अपनाना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक मैजिकल स्पेल डेवलप किया था जो तुम्हारे हर एक एंसेस्टर्स के माना को तुम्हारे मैजिकल स्टोर में भेज देगा। नेचुरली कहूँ तो अभी के लिए तुम्हारे पास इस बड़े स्टोर का थोड़ा सा कमांड होगा, लेकिन यह हाउस के लॉर्ड के रूप में तुम्हारी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में काफी होगा। इस पर लियोन कहता है, लेकिन फादर, मुझे आपकी बातें अभी भी याद है। आपने मुझे एक बार कहा था कि किसी और का माना मत लेना क्योंकि वो मेरे लिए खतरा हो सकता है, और आपने ये भी कहा था कि दूसरों की मैजिकल पावर कंट्रोल से बाहर हो सकती है और मेरे माइंड को तहस नहस कर सकती है। फिर उसके फादर कहते हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अभी भी मेरी बातें याद है, पर मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी स्पेशल कास्टर किसी की भी मैजिकल एनर्जी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता और उसे कंज्यूम नहीं कर सकता। लेकिन तुम मेरे बेटे इन बाकी सबसे काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें अभी समझ में ना आ जाए, लेकिन तुम ऐसा समझो कि तुम एक खाली किताब हो। इस पर लियोन कहता है, क्या खाली किताब? फिर उसके फादर कहते हैं, दरअसल हमारे एंसेस्टर लॉर्ड वेलान मार्बस के जाने के बाद से किसी के भी पास ऐसा डार्क माना स्टोर नहीं है, या साफ शब्दों में कहूँ तो हमारे जनरेशन में वेलान मार्बस के जाने के बाद किसी ने भी इतना टेरिफाइंग डार्क माना पोजेस नहीं किया। इसी के साथ वो अपने उसी मैजिक को कास्ट करने लग जाते हैं और एक डार्क मैजिक से बना हुआ सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। फिर वो लियोन से कहते हैं, तुमको हमारे ब्लड लाइन की ओर से सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट मिला है,
इसके साथ हमें उस मैजिकल सर्कल को दिखाया जाता है जो और भी ज्यादा बड़ा होने लग जाता है और उस एनर्जी की वजह से वहां की जगह डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। फिर रूइन मार्बस कहता है, मेरे बेटे तुमको ये पावर हमेशा याद रखनी चाहिए। फिर आसमान में धीरे धीरे कर कर एक बहुत बड़ा डार्क मैजिक से भरा हुआ सर्कल क्रिएट हो जाता है और लियोन का फादर हंसते हुए लियोन के सर के ऊपर अपना हाथ रख देता है और उससे कहता है, ऐसा लगता है कि हमारी ये छोटी सी मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। इस पर लियोन कहता है, क्या फादर हम फिर से मिलेंगे? उसके फादर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, एक फादर के रूप में मुझे तुम्हें और भी कुछ सिखाना है। फिर वो उस मैजिकल सर्कल को अपने पास बुला लेते हैं और लियोन के चेस्ट में इंजेक्ट करने लग जाते हैं। इस पर लियोन भी उस पावर को सेंस करते हुए कहता है, मेरे सारे लियोन के अंदर समा जाती है और एक ही एम्यूलेट का शेप ले लेती है, यानी कि ताबीज का। फिर उसके फादर कहते हैं, इस एम्यूलेट का नाम ग्रिड है, यानी कि लालच। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये तुम्हारे पैरों के नीचे रखी हर एक चीज को बड़ी खुशी से खा जाएगा। इस एम्यूलेट को कभी भी भूलना मत मेरे बेटे। इस पर लियोन कहता है, ग्रिड, इस एम्यूलेट का नाम मैं इसे उसके फादर कहते हैं, अगले बार जब धीरे धीरे कर तुम खुशी से पर लियोन अपने फादर को ग्रीट करते हुए कहता है, ठीक है फादर, हम जल्द ही मिलेंगे। इसी के साथ लियोन वहां से चला जाता है, यानी कि डिसअपियर हो जाता है। फिर लियोन के जाने के बाद उसके फादर अपने मन में कहते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मेरे बेटे तुम इस कॉन्टिनेंट के सबसे यूनिक उभरते सितारे के रूप में चमक सकते हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ्यूचर मेरे बस में नहीं है और ये कहना मुश्किल है कि ये पावर एक तो तुमको ग्लोरी की तरफ ले जाएगी या फिर डाउनफॉल की तरफ। इसलिए मेरी घोर निराशा में मुझे ये डर है कि यह बाद वाली बात हो सकती है। इसी के साथ हमें बाकी के सभी लोगों को भी दिखाया जाता है जो अभी भी लियोन को ही देखे जा रहे थे और लियोन अभी भी बेहोश था। तभी पुलेन मार्बस से कहता है, मास्टर क्या आपको यकीन है यंग पेट्रिया जाग जाएंगे? इसी के साथ रोते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके पावर के ऊपर डाउट्स कर रहा हूँ, लेकिन मास्टर मुझे डर है क्योंकि लॉर्ड पेट्रियाज महज अभी सिर्फ 14 साल के ही है और अगर गलती से हमारे लॉर्ड पेट्रियाज नहीं रहे तो मैं हेवेंस में जाकर हमारे एंसेस्टर को कैसे मुंह दिखाऊं? इस पर मार्बस कहता है, क्या फायदा अगर लियोन ऐसी छोटी मोटी ट्रेनिंग भी कंप्लीट ना कर सके, क्योंकि आगे जाकर उसे इससे भी बड़े खतरों का सामना करना है। तो पुलेन, तुम खामखा ही चिंता कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टेस्ट को बड़ी आसानी से क्लियर कर लेगा। फिर वेल्टर भी कहता है, हाँ सर पुलेन, हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे लॉर्ड काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इस पर डोपलगैंगर भी कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी लियोन के अंदर से डार्क माना रिलीज होने लग जाता है। फिर यह सब देखकर मार्बस खुश होते हुए कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि तुम्हें जागने में इतनी देर क्यों हुई। तभी वेल्टर उस मैजिकल फोर्स को सेंस करते हुए कहता है, मास्टर मार्बस, आखिर ये कैसी मैजिकल फोर्स है, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी गहरी और डार्क मैजिकल फोर्स नहीं देखी। इस पर मार्बस कहता है, तुम्हारे लॉर्ड जल्द ही आने वाले हैं, इसलिए उन्हें ग्रीट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो अब तैयार हो जाओ क्योंकि जो पेट्रियाज अब तुम्हारे सामने आने वाला है वो उस लड़के से काफी ज्यादा डिफरेंट होगा। तभी लियोन अपनी आंखें खोल लेता है। इसी के साथ वो मार्बस से कहता है, मैं सोच ही रहा था कि मेरी चेस्ट इतना ज्यादा हैवी क्यों लग रही है, तो क्या प्लीज मास्टर मार्बस, क्या तुम मेरी चेस्ट से उतरोगे? इस पर मार्बस कहता है, नहीं। देन सिन कटोकर हमें अगले दिन वेल्टर की ट्रेनिंग का दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग कर रहा था। फिर उसके अगले दिन हमें वेल्टर लियोन के साथ अपने मैजिक की ट्रेनिंग करता है। फिर उसके तीसरे दिन लियोन अपने सभी आर्मी को वॉर की ट्रेनिंग देने लग जाता है। फिर हमें सिनकट होकर सिल्वेस्टर हाउस नोबल हाउसेस के वॉर के 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें सिल्वेस्टर हाउस की आर्मी भी दिखाई जाती है और उनके सामने लॉर्ड एलान कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसी के साथ वो कुर्सी से खड़ा होते हुए कहता है, अब समय आ गया है सिल्वेस्टर हाउस के सोल्जर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस दिन हम हाउस मार्बस की सदियों पुरानी हिस्टोरी मिटा देंगे। तभी हमें उन लोगों के बीच सरकेचल को दिखाया जाता है, यानी कि सरकेचल के भेष में
डॉपलगैंगर को। फिर काउंट एलन कहता है तो सभी लोग मुझे फॉलो करो, क्योंकि हम जल्द ही हाउस मार्बल्स की सारी हिस्टोरी मिटाकर रख देंगे और अपनी नई हिस्टोरी लिखेंगे। इस पर डॉपलगैंगर के साइड वाला आदमी कहता है हाउस सिल्वेस्टर की जय हो। यह सुनकर डॉपलगैंगर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने डार्क मैजिक को रिलीज करने लग जाता है। तो गाइस ये पार्ट अब यहीं पर ही खत्म होता है। तो अब इसके अगले पार्ट में ही हमको पता चलेगा डॉपलगैंगर आखिरकार यहाँ पर कैसे आया और लियोन का अगला प्लान क्या है। और नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि अब हमें फाइनली लियोन और काउंट एलन की फाइट देखने को मिलेगी। तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगा।